सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तमाम अहम खबरों के साथ। मैं हूं प्रीति। अगले आधे घंटे में आपके पास होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत जिलाधिकारियों को मंत्र, जमीनी हकीकत जानने के लिए क्षेत्र का करें दौरा। 2022 में जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर हो विकास। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा। मजबूत भारत बनाने का संकल्प पारित। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर जोर। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर। अपने कार्यकाल पर जताया संतोष। गुजरात में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। कांग्रेस ने 8 बागी विधायकों को पार्टी से निकाला। संवाद के जरिए ही निकलेगा डोका-ला विवाद का समाधान। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने युद्ध की आशंका को किया खारिज। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जोर। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश भर के जिलाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलाधिकारियों से जुड़े और उन्हें अपने जिले में विकास करने के लिए प्रेरित किया। संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारियों को फाइलों से आगे बढ़कर और जमीनी हकीकत समझने के लिए अपने अपने क्षेत्र में उतरना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी बयान के मुताबिक न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत संवाद के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कलेक्टर जितना ज्यादा क्षेत्रों का दौरा करेंगे उतना ज्यादा फाइलों पर सक्रिय रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली जन कल्याण योजनाएं कई बार नाकाम हो जाती हैं क्योंकि लोगों को योजना के बारे में पता ही नहीं चल पाता। जीएसटी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कलेक्टरों से अपने जिलों में कारोबारियों को जागरूक करने के लिए भी कहा। प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को 2022 में उनके जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम करने के लिए कहा है। राज्यसभा ने कल भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर एक संकल्प पारित किया। इसमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता है। 2 घंटे से भी ज्यादा चर्चा के बाद ये प्रस्ताव पारित किया गया। राज्यसभा में बुधवार को नेता सदन अरुण जेटली ने भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भारत की एकता और संप्रभुता को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। वित्त मंत्री ने भरोसा जताया कि फौज इस खतरे से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने संसदीय परंपरा को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया। हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें बहुत बड़ी क्षमता है कि किस प्रकार से देश के अंदर अलग अलग विचार रखने वाले लोग, उनको देश की निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हम लोग शामिल कर लें। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हमें मन और विचार से स्वच्छ होने की जरूरत है। आज ब्रिटेन नहीं है, आज बाहर दुश्मन नहीं है, आज हमारे खतरा अपने आप से है, अपने सोच से है, अपने दिल से है, अपने दिमाग से है। वो सोच को खत्म करना है जो इंसानियत का दुश्मन बना है। कई दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। इन सभी ने संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने पर जोर दिया। अपनी कुर्बानी के रूप में, अपने संघर्ष के रूप में एक ऐसी विरासत दे गए आने वाली पीढ़ी को कि अगर उस पर चलेंगे, हम उसको याद रखेंगे तो इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। We dedicate ourselves to rebuild this great secular, democratic, sovereign, socialist country that is India. सबसे ज्यादा जिंदा लोगों की इबादत की कोई किताब है तो वो संविधान है। इस संविधान को बचा के रखना, इस साझी विरासत को बचा कर रखना 42 के आंदोलन का यही एक मकसद था, यही एक राह थी। वो सबके मेल का, सबके साझा का बड़ा आंदोलन था। ये यादगार है और ये यादगार बने रहेगी तब तक
जब तक हिंदुस्तान की तिरंगा फहरेगा लाल किले पर, तब तक ये यादगार बने रहेगी। आप भविष्य के उजाले में जाएंगे या भूत के अंधेरे में जाएंगे? भूत की तरफ जा रहे हैं। आप भूत के अंधेरे में जाने की जो सर विचारधारा, उसको हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। बिना बहिष्कार किए हम भविष्य के उजाले में नहीं जा सकते। हमें अगर चाहिए, किसी से मुक्ति चाहिए, तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमको चाहिए, सांप्रदायिक मुक्त भारत हमें चाहिए, अब मुक्त भारत हमें चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा बता सकती है। हम बाबा साहब की विचारधारा आगे ले सकती है। हमें भारतीय संविधान के अनुसार चलना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुसार चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें चाहिए कि हम मुलाजमत की व्यवस्था करें। हमें चाहिए कि गरीब और अमीर के फासलों को कम करें। हमें चाहिए कि हम अत्याचार मिटाएं। हमें चाहिए कि हम हेट्रेड को मिटाएं। If our women, if our people, if our Dalits, if the underprivileged and the backward communities and the minorities are not freed from fear of the future, then there is nothing to feel proud about. इस देश में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी थे जिसने बम बनाए, जिसने ब्रिटिश पार्लियामेंट पर बम फेंके हैं, जिसने बंदूकें उठाई है। हम उनको भी याद करना चाहिए, इसीलिए ब्रिटिशों के मन में दहशत फैल गई थी। Collectively today, we should not indulge in any blame game, but reflect how do we achieve their principles, their objectives, and what that they fought for. In the name of nationalism, take your seat. You cannot falsify. You Please. cannot rewrite history. Okay. And India should move forward. बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान बोल रहा है जातिवाद और धर्मवाद को गाड़ो, और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको मैं बोल रहा हूँ जल्दी से जल्दी भारत छोड़ो। चर्चा के बाद सदन ने एक संकल्प पारित किया। इसमें आत्मनिर्भर, समावेशी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के लिए काम करते रहने की प्रतिबद्धता जताई गई। सदन में आजादी के आंदोलन में जान न्यौछावर करने वालों को भी याद किया गया। This day solemnly takes a pledge to uphold and safeguard the values and ideals of the freedom movement and rededicate ourselves to build an India that is strong, self-reliant, inclusive, secular and democratic. सदन की कार्यवाही शुरू होने पर शहीदों के सम्मान में मौन भी रखा गया। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2017 से 2022 के 5 साल की अवधि में देश को उसी भावना और संकल्प के साथ काम करना है जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देखने को मिला था। कल भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने के मौके पर लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन किया गया। इसमें तमाम दलों के सदस्यों ने आजादी के सिपाहियों को याद किया और उनके संघर्ष से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर लोकसभा में बुधवार को विशेष चर्चा हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के आज 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। सदन में भारत छोड़ो आंदोलन को याद करते हुए तमाम दलों के सदस्यों ने आजादी के इस आंदोलन की भूमिका और उसके महत्व पर चर्चा की। हम विदेशी शासन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1942 के आंदोलन से प्रेरणा लेकर आजादी के नायकों के सपनों के भारत के निर्माण के लिए मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबी, अशिक्षा, कुपोषण और भ्रष्टाचार देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे भी लालन पालन विचारधारा अलग अलग रही होगी, लेकिन ये समय की मांग है, ये समय की मांग है कि हम कुछ बिंदुओं से देश को मुक्त कराने के लिए संकल्प का अवसर लेकर के चले, चाहे गरीबी हो, भूखमरी हो, अशिक्षा हो, अंधश्रद्धा हो। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन की तरह देश की एकता के लिए भारत जोड़ो आंदोलन की शुरुआत करनी होगी। अब हमें भारत जोड़ो आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के सभी हिस्सों में चलाया जाए, ताकि हम एक सबल
और संगठित भारत का निर्माण कर सके। चर्चा में शामिल होते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिंता जताई कि देश में धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में है। कांग्रेस के साथ ही टीएमसी ने भी देश में बढ़ती सांप्रदायिक सोच पर चिंता जताई। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। If he truly wants all evils to quit India by 2022, including communalism in the pejorative sense of the word, we hope that he will unambiguously condemn and take stronger action against those who are spreading the poison of hatred. पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और किसानों की दुर्दशा पर चिंता जताई। सीपीएम ने किसानों की आत्महत्याओं की घटना की निंदा की। एआईएडीएमके ने जातीय और भाषाई भेदभाव को दूर करने पर जोर दिया। Let us go to the place to see that all our languages of this country called national language, not regional languages. 70 years after independence, what are going on? Is there any safety for the woman? Is there any safety for... No, madam, I don't want to say beyond one word. How the farmers are committing suicide. The slogan of the Digital India, I fully agree, but agriculture is the backbone of our country. But the backbone is now, madam, broken. चर्चा के बाद सदन के तमाम सदस्यों ने 2022 तक राष्ट्र के विकास, लोकतांत्रिक मूल्यों की मजबूती और भारत के निर्माण के संकल्प पर सहमति जताई। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश राज के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर कल राष्ट्रपति भवन में भी खास कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद आमिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई हस्तियां मौजूद थीं। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने साफ किया है कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को उठाने में पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन नए उत्तरदायित्व में उन्हें राजनीति पर बात नहीं करनी चाहिए। कल हैदराबाद में वेंकैया नायडू ने कहा कि राज्यसभा का सभापति होने के नाते उनकी कोशिश रहेगी कि सदन में रचनात्मक चर्चाएं होती रहें और विपक्ष समेत सभी सदस्यों को बोलने का मौका मिले। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन के कार्यकाल में जिस तरह से काम हुआ वो उसका भी अध्ययन कर रहे हैं। निर्धनता, अशिक्षा, आर्थिक असमानता और भेदभाव के मसले पर बोलते हुए एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश का एजेंडा विकास होना चाहिए। उपराष्ट्रपति मोहम्मद आमिद अंसारी का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। वो इस पद पर 10 साल तक रहने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में मौजूदा राजनीतिक हालात से लेकर अपने कार्यकाल पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने राज्यसभा टीवी को दिए खास इंटरव्यू में देश के मौजूदा हालात पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की समस्या राजनीतिक है और इसका समाधान भी राजनीतिक होना चाहिए। The problem has always been primarily a political problem, and it has to be addressed politically. Well, when young boys and girls come out onto the street and throw stones, day after day, week after week, month after month, it is something to worry about because they are our children, they are our citizens. उपराष्ट्रपति ने कहा कि अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा सबको साथ लेकर चलने की है। The Muslim community is apprehensive, it's feeling insecure. Is that a correct assessment of how Indian Muslims feel, or is it an exaggerated one? It is a correct assessment. From all I hear from different quarters in the country, I heard the same thing in Bangalore, I've heard from other parts of the country. I hear a great deal more about it in North India. There is a feeling of unease, a sense of insecurity is creeping in. उपराष्ट्रपति ने 3 तलाक के मुद्दे पर समाज के भीतर से ही सुधार पर जोर दिया। Firstly, it is a social aberration. It is not a religious requirement. The religious requirement is crystal clear, emphatic. There are no two views about it. But patriarchy, social customs has all crept into it to create a situation which is highly undesirable.
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी लगातार 10 साल तक इस पद पर रहे। उन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर संतोष जताया। निधि चतुर्वेदी, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से हुई ये खास बातचीत आप आज रात 8 बजे राज्यसभा टीवी पर देख सकते हैं। कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 8 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी प्रवक्ता मनीष दोशी के मुताबिक इन विधायकों को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। इसमें वो 2 विधायक भी शामिल हैं जिनका वोट रद्द कर दिया गया है। गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत ने इस्तीफा देने वाले बाकी 6 विधायकों को भी निष्कासित करने की सिफारिश की है। इनमें से 3 ने पहले ही बीजेपी का दामन थाम लिया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात से राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है। गुजरात से राज्यसभा की 3 सीटों में से 2 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस की जीत हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत हासिल की। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की जीत के साथ ही कांग्रेस ने भी राहत की सांस ली। कांग्रेस ने गुजरात में राज्यसभा चुनाव में पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने वाले 8 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। बीते कुछ दिनों से गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जारी सियासी घमासान मंगलवार देर रात ही जाकर थमा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों भोलाभाई गोहिल और राघवजी भाई पटेल का वोट रद्द करने का आदेश दिया। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल 44 वोट हासिल कर अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे। गुजरात की जनता ने और गुजरात के विधायकों ने एक करारा सबक भारतीय जनता पार्टी को सिखाया और ये बताया कि आप कितने भी बड़े हों, सत्ता का अहंकार कितना चढ़कर बोलता हो, सच्चाई और सिद्धांत आपसे बड़े हैं और सच्चाई और सिद्धांतों की विजय हुई, अहंकार हारा। 57 सीट रखने वाला कांग्रेस पार्टी 44 सीट में फिर 1-2 जोड़ तोड़ करके जितने का आनंद ले रहा है, तो उनको अधिकार है आनंद ले। उनकी घर बिखर गया है और मैं उनकी प्रतिद्वंदी हूं। ढंग से लड़ना ये मेरे राजनीतिक जिम्मेदारी है, वही हमने किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। वहीं सूचना और प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। दोनों नेताओं को 40-40 वोट मिले। हालांकि कांग्रेस के 2 विधायकों के वोट रद्द करने को लेकर बीजेपी खुश नहीं है। पार्टी चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कह रही है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। दरअसल वोटों की गिनती पहले मंगलवार शाम 5 बजे शुरू होनी थी, लेकिन कांग्रेस की शिकायत के बाद गिनती रोक दी गई थी। इस बीच कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल कई बार चुनाव आयोग पहुंचकर अपनी अपनी दलीलें पेश करते रहे। कांग्रेस की शिकायत थी कि 2 विधायकों ने पार्टी के अधिकृत प्रतिनिधियों के साथ दूसरों को भी बैलेट दिखाया। वोटिंग प्रक्रिया का वीडियो देखने के बाद चुनाव आयोग ने दोनों विधायकों का वोट रद्द करते हुए गिनती शुरू करने का निर्देश दिया था। गुजरात में करीब 2 दशक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान हुआ था। इससे पहले बड़े राजनीतिक दलों के नेता यहां से निर्विरोध निर्वाचित होते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। गुजरात में इस साल के आखिर तक होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई हैं। बीजेपी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वहीं अहमद पटेल की जीत से कांग्रेस भी उत्साहित है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। गांधीनगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राज्य विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का रोड मैप जारी किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में 150 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने इसके लिए तैयार रहने को कहा। डिसेम्बर महीना में गुजरात प्रदेश भाजपा मुगट पर लगावવાનું છે। એના માટે ગુજરાત પ્રદેશ ભાજપનો એક કાર્યકર્તા તૈયાર થઈ જાય। જે પ્રકારે નરેન્દ્રભાઈ દેશને આગળ લઈ જઈ રહ્યા છે, જે પ્રકારે નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં દેશનું સન્માન દુનિયામાં વધ્યું છે, ગુજરાતની જનતા માટે વિશેષ ગૌરવની વાત છે, કારણ કે નરેન્દ્રભાઈ આપણા નરેન્દ્રભાઈ છે। इधर कड़े मुकाबले में राज्यसभा सीट बरकरार रखने वाले कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा है कि उनकी जीत से पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य गुजरात विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। एक नया जुस्सा आया है वर्कर्स में और हमारा पहला टारगेट जो होगा गुजरात का जो विधानसभा का असेंबली का चुनाव होगा। ऐसे रणनीति तो बनी हुई है ही, लेकिन इससे एक और ताकत आई है, मजबूती आई है और इससे मैं समझता हूं कि कांग्रेस को बहुत ही फायदा होगा। ये जीत पूरे कांग्रेस की जीत है और इससे जो ताकत आप देख सकें, जो जोश दे सकते हैं, उससे कांग्रेस को एक नया बल मिलेगा। गुजरात में पिछले 2 दशकों से बीजेपी सत्तारूढ़ है। राज्य में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने के फैसले से नाराज चल रहे शरद यादव आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। पार्टी ने उनकी यात्रा को व्यक्तिगत बताया है। वहीं गुजरात में पार्टी विधायक को राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में वोट देने के लिए महासचिव पद से हटा दिया है। बिहार में महागठबंधन से अलग होकर और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बाद जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने पार्टी से अलग रुख अख्तियार किया हुआ है। शरद यादव आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान वो कई जिलों में जाकर लोगों से मिलेंगे और सीधे संवाद करेंगे। इससे पहले बुधवार को शरद यादव ने अहमद पटेल के साथ फोटो को ट्विटर पर शेयर किया और उन्हें राज्यसभा चुनाव जीतने पर बधाई भी दी। दूसरी तरफ पार्टी ने शरद यादव की इस यात्रा से दूरी बना ली है। जेडीयू का कहना है कि शरद यादव की यात्रा से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनकी निजी यात्रा है। इसके अलावा जेडीयू ने पार्टी नेता अरुण श्रीवास्तव को महासचिव पद से मुक्त भी कर दिया है। उन्होंने गुजरात में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनाव एजेंट की नियुक्ति के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को चिट्ठी लिखी थी। पार्टी का कहना है कि अरुण श्रीवास्तव ने ये चिट्ठी अनाधिकृत तौर पर लिखी थी। गुजरात विधानसभा में जेडीयू के एकमात्र विधायक छोटू वासवा ने अहमद पटेल के पक्ष में मतदान किया था। दरअसल नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस से नाता तोड़ने के फैसले को लेकर राज्यसभा सांसद शरद यादव नाराज चल रहे हैं। पार्टी के 2 अन्य सांसद अली अनवर और एमपी वीरेंद्र कुमार भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चंडीगढ़ छेड़खानी मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विकास बराला को समन भेजकर पुलिस स्टेशन बुलाया था, जहां उसे पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने इस मामले में अपहरण की कोशिश की धाराएं जोड़ दी हैं। पुलिस ने इस मामले में घटना वाली रात के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे, जिसमें विकास बराला आईएएस अफसर की बेटी वर्णिका कुंडू का पीछा करते हुए नजर आया था। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से विस्तार से पूछताछ की जाएगी। मराठा आंदोलन से मुंबई की रफ्तार कल थम गई। मराठा क्रांति मोर्चा ने शिक्षा और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में रैली का आयोजन किया। मराठा समुदाय की ये 1 साल के अंदर 58वीं रैली है। इस बीच मराठा क्रांति मोर्चा के नेताओं ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण से जुड़े मामले को पिछड़ा वर्ग आयोग को भेज दिया गया है। मुंबई की सड़कें एक बार फिर मराठा आंदोलन का गवाह बनी। शिक्षा और नौकरी में मराठा समुदाय को आरक्षण की मांग को लेकर मराठा क्रांति मोर्चा ने रैली का आयोजन किया। इस रैली में मुंबई समेत कई इलाकों से लाखों की संख्या में युवा, बच्चे और महिलाएं शामिल हुए। रिजर्वेशन तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतना भीड़ अभी आ रही है मुंबई में। पूरे महाराष्ट्र से मराठा समाज के बांधव यहाँ पर आए हैं और ऑलमोस्ट 350 इयर्स के बाद मराठा समाज जो है वो एक साथ आया है। 1 साल के अंदर ये मराठा समुदाय की 58वीं रैली है। आंदोलनकारियों ने पिछले साल हुए कापड़डी बलात्कार मामले में दोषियों को सख्त सजा की मांग भी की। हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि कोपरडी में जो हमारे बहनों के साथ हुआ, हम उसके लिए न्याय मांगना चाहते हैं। उस तरीके से हम लोग देश को या पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश देना चाहते हैं, प्रशासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि मराठा समाज की जो मांगे हैं वो 100% पूरी होनी चाहिए। हमारी जो भगिनी की उसके साथ जो अन्याय है वो आगे किसी के साथ न हो, तो उसके लिए हमारा ये मोर्चा है। तो उसको जो उसके अपराधी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। रैली के चलते मुंबई की सड़कों पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं दक्षिण मुंबई में बुधवार को स्कूलों को बंद रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
जम्मू कश्मीर के त्राल में सुरक्षा बलों ने कल 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। इलाके में और आतंकियों की तलाश जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे पुलवामा में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। The operation continued for some time, and the ensuing gun battle, all the 3 militants. I think these guys, these militants who got killed today, were members of Zakir Musa group. पाकिस्तान की ओर से बार बार किए जा रहे संघर्ष विराम के उल्लंघन का मामला उठाते हुए भारत ने कल पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी को समन किया। सीमा पार से गोलीबारी में एक भारतीय सैनिक की मौत पर भारत ने डिमाश भी जारी किया है और इसे निंदनीय करार दिया। विदेश मंत्रालय ने काउंसलर तारिक करीम को इस मामले में समन किया और कूटनीतिक निंदा पत्र को थमाया। साथ ही 2003 में सीज फायर को लेकर हुए करार का पालन करने के लिए कहा। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया। सीमा पार से हुई गोलीबारी में बलनोई इलाके में सीमा पर तैनात सिपाही पवन हलमत शहीद हो गए थे। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा में मोर्टार और रॉकेट भी दागे गए। ये कार्रवाई बिना उकसावे के दोपहर 2:30 बजे के करीब की गई थी, जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने डोकाला विवाद को लेकर भारत और चीन के बीच युद्ध की आशंका को खारिज किया है। दिल्ली में कल एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मौजूदा विवाद कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, लेकिन गलत प्रोपेगेंडा के चलते बात बिगड़ सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया। शांति और लोकतंत्र के समर्थक तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा ने भारत चीन सीमा विवाद के युद्ध की ओर जाने की अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर जोर देते हुए कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के पड़ोस में ही रहना है, इसलिए संवाद के जरिए समाधान होगा। I don't think this is very serious. I don't think. Look, 62 Chinese forces reach to Bomdila and beyond, but eventually withdraw. So nobody, I mean both sides, dare to carry big war. I don't think. दिल्ली में आयोजित स्वर्गीय राजेंद्र माथुर मेमोरियल लेक्चर में बुधवार को उन्होंने मीडिया की भूमिका की सराहना की। साथ ही उन्होंने मीडिया से नकारात्मक खबरों से ज्यादा सकारात्मक खबरों को प्राथमिकता देने की सलाह दी। Now free press, very important role to educate people, inform the reality. So press should make clear those things which concern sort of leaders or people or government level try to hide. You see, it is your sort of responsibility to make clear. दलाई लामा ने खुद को भारत की संतान बताया। उन्होंने कहा कि भारत देश है जहां हर धर्म और संप्रदाय के लोग बिना किसी भेदभाव के रहते हैं और दुनिया को इससे सीखना चाहिए। अंकिता के साथ कुंदन कुमार, राज्यसभा टीवी। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी की आज जयंती है। एक मजदूर नेता से देश के चौथे राष्ट्रपति बनने तक का उनका सफर काफी रोचक रहा। इससे पहले वो कुछ दिनों के लिए उपराष्ट्रपति का पद भी संभाल चुके थे। वीवी गिरी ने बतौर सभापति राज्यसभा में कई और मामलों में नई शुरुआत की। जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो सरकार को सुझाव दिया कि जिन दिनों सदन की कार्यवाही चल रही हो उस दौरान कोई भी मंत्री नई नीतियों का ऐलान ना करे। वीवी गिरी का ये सुझाव आगे चलकर परंपरा बन गया। राष्ट्र की सेवा में दिए गए अहम योगदान के लिए वीवी गिरी को 1975 में भारत रत्न सम्मान दिया गया। अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री का न्यू इंडिया मंथन थीम के तहत जिलाधिकारियों को मंत्र, जमीनी हकीकत जानने के लिए क्षेत्र का करें दौरा। 2022 में जिले की स्थिति को ध्यान में रखकर हो विकास। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में विशेष चर्चा। मजबूत भारत बनाने का संकल्प पारित। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा पर जोर।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी के कार्यकाल का आखिरी दिन आज। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में कश्मीर समस्या के राजनीतिक समाधान पर दिया जोर, अपने कार्यकाल पर जताया संतोष। गुजरात में संगठन मजबूत करने में जुटी बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी का विधानसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य। कांग्रेस ने 8 बागी विधायकों को पार्टी से निकाला। संवाद के जरिए ही निकलेगा डोकाला विवाद का समाधान। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने युद्ध की आशंका को किया खारिज। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर दिया जोर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।